हेलो वैंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, कल मैंने एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट किया था। मैंने इस फैन फिक्शन के नाम को यूट्यूब पर सर्च भी किया था, लेकिन मुझे यूट्यूब पर उस नाम का फैन फिक्शन नहीं मिला। इसी वजह से मैं शेयर कर रही थी। लेकिन कल आपने ही मुझसे कहा कि ये स्टोरी कोई तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो दूसरे नाम से इस एफएफ को शेयर कर रही थी, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। तो गाइज, ये स्टोरी मैं आगे शेयर नहीं करने वाली हूँ। तो गाइज, आप मुझसे नाराज मत होना, मैं आपके लिए एक नया अच्छा फैन फिक्शन लेके आई हूँ। बहुतों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप इस एफएफ को जारी रखें, लेकिन सॉरी गाइज, मैं इस एफएफ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मैं आप सबके लिए एक नया फैन फिक्शन लेके आई हूँ। फैन फिक्शन का नेम है माई कॉन्सर्ट इज अ मैन। इस फैन फिक्शन के ऑथर है बिलो मून ब्लड, और मैं ये स्टोरी ऑथर के परमिशन से ही शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, इस एफएफ की स्टोरी लाइन ऐसी है कि ईबो टाइम ट्रेवल करके 2022 से पास्ट में शाओ डायनेस्टी में पहुँच जाता है। तो ईबो वहाँ कैसे सफर करेगा और वो कैसी जहन की कॉन्सर्ट बनेगा, ये हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो गाइज, ये स्टोरी बहुत ही मजेदार होने वाली है, और ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। आई होप गाइज, आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। साल 2022, बीजिंग रिपब्लिक ऑफ चाइना में। ईबो, क्या तुम क्लास में फिर से सो रहे हो? हिस्ट्री प्रोफेसर ने ईबो को उसके डे ड्रीम से बाहर खींचते हुए उस पर चिल्लाने लगी। वैंग ईबो, जो 19 साल का है और फर्स्ट ईयर का आर्ट्स का स्टूडेंट है। ओह, आई एम सॉरी मिस फी, ईबो ने बेशर्मी से कहा, जिसे प्रोफेसर ने अनदेखा कर दिया और अपना लेक्चर जारी रखा। जैसे ही मिस फी ने अपना लेक्चर फिर से स्टार्ट किया, तो ईबो ने फिर से अपने ड्रीमलैंड में एक डुबकी लगाई। वो पहले से ही अपनी आधी खुली आंखों से सो रहा था। तब प्रोफेसर उस पर फिर से चिल्लाए, स्टूडेंट्स, आपकी एग्जाम नजदीक आ रही है, प्लीज अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और अपने क्लास में सोना बंद करो। प्रोफेसर ने ये कहते हुए एक पेपर वेट ईबो की ओर फेंका। ईबो ने खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उस पेपर वेट को लात मारा, जिस वजह से वो पेपर वेट सीधे मिस फी की चेस्ट पर लग गया, जिससे पूरी क्लास हंसने लगी। मिस फी, मैं तो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, और आपने ही इससे पहले शुरू किया था, ईबो ने अपनी मासूमियत से ब्लिंक करते हुए कहा। ईबो, अभी इसी वक्त मेरे क्लास से बाहर जाओ। प्रोफेसर फेई हाइपर वेंटिलेटिंग करते हुए उस पर चिल्लाई। अगर कोई प्रोफेसर गौर से देखेगा तो उसके कानों से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है मिस फेई, मैं जा रहा हूँ, आप शांत हो जाओ। इतना गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है, ईबो ने कहा, और इसके बाद वो आराम से बाहर चला गया। उसने पनिशमेंट पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर रोज उसे ये पनिशमेंट मिलती है। वो सच में एक डायन है। मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। बास्केटबॉल कोर्ट की ओर चलते हुए ईबो ने कहा, अरे आज यहाँ कोई क्यों नहीं है? सब लोग कहाँ गए? वो खुद से ही बड़बड़ाया और सीढ़ियों पर चलने लगा, और वो अपने जूनियर और सीनियर फ्रेंड्स को ढूंढ रहा था। अरे ईबो, इसे पकड़ो। ईबो ने एक आवाज सुनी और वो उस डायरेक्शन में मुड़ गया, और तभी एक बास्केटबॉल सीधे उसके माथे पर लग गया, जिससे वो स्टेडियम की सीढ़ियों से नीचे गिर गया। आखिरी बात जो उसे याद है, वो अपने खुद से ही खून में लथपथ था, और सब लोग उसकी ओर दौड़ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ सुन पाता, तभी उसकी आंखें बंद होती है। अब पास्ट के शाओ डायनेस्टी में ईबो एक तेज सिर दर्द के साथ उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो उसके सिर पर कई बार वार किया जा रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई। अपनी आंखें खोलने की बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली उसने अपनी आंखें खोली। उसने खुद को देखा कि वो एक टूटी हुई कॉटेज में है, और वो अजीबोगरीब कपड़ों में पड़ा हुआ है। अरे ये क्या बकवास है, ईबो खुद से बड़बड़ाया। अचानक उसे याद आया कि उसके साथ हादसा हुआ था। उसने अपने सिर को छुआ, लेकिन वहाँ कोई भी चोट नहीं देखकर वो हैरान रह गया। उसके पूरी बॉडी पर एक मामूली खरोच भी नहीं थी। ईबो किसी तरह खड़ा हुआ और कॉटेज के बाहर चला गया, लेकिन उसने जो बाहर देखा, ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो वुडन के घरों और कीचड़ भरे रास्तों वाले एक एंशिएंट विलेज में खड़ा था। ईबो बहुत चौंक गया था, और वो चौंक कर इधर उधर देख रहा था।
तभी वो किसी से टकरा गया। अरे बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता? एक आदमी ने उससे चिढ़कर कहा। आई एम सॉरी मिस्टर, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह जगह कौन सी है? ईबो ने हताश होकर पूछा। क्या क्या तुम नहीं जानते? ये बाओशिन गांव है जो कैपिटल सिटी जियानान किंगडम के पास सबसे बड़ा गांव है। उस आदमी ने ईबो को चौंकाते हुए प्राउड के साथ कहा। इससे पहले कि ईबो कुछ और पूछ पाता, वो आदमी वहाँ से चला गया। ओ, तो तुम जाग गए। ईबो ने अपने पास एक लड़की की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा। उसने एक यंग लड़की को अपनी ओर आते हुए देखा। इस लड़की का नाम ली फेंग है। ये 13 साल की है, जो प्राइम मिनिस्टर की हवेली में नौकरानी है। ए लड़की, क्या तुम मुझे जानते हो? ईबो ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मुझे गांव के बॉर्डर पर बेहोश मिले, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ ले आई। ली फेंग ने जवाब दिया। ए लड़की, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आज कौन सी तारीख है? ईबो ने इधर उधर देखते हुए पूछा। क्या आप मुझे लूनार हुआंगजी कैलेंडर के बारे में पूछ रहे हैं? उस लड़की ने ईबो को कंफ्यूज करते हुए पूछा। आज शाओ डायनेस्टी में 257वां फुल मून डे है। उस लड़की ने जवाब दिया। ए लड़की, तुम क्या बात कर रही हो? ईबो चिल्लाया। अरे बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हें आज की तारीख बता रही हूँ। उस लड़की ने जवाब दिया और वो जाने ही वाली थी कि ईबो ने उसे रोक दिया। अरे लड़की, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? ईबो ने उसे एक खोए हुए पिल्ले की तरह उसका पीछा करते हुए कहा। सबसे पहले, मेरा नाम लड़की नहीं है, मेरा नाम ली फेंग है। और दूसरी बात, अब आप जाग गए हैं, इसीलिए आप अपने रास्ते पर जा सकते हैं। ली फेंग ने चलते हुए कहा। अरे ली फेंग, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया और मैं किसी तरह यहाँ पहुँच गया। मैं सीरियसली इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता। प्लीज मेरी हेल्प करो ली फेंग। ईबो ने उसे आधा सच बताते हुए अपनी पपी आईज दिखाते हुए कहा। और हाँ, मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ? ली फेंग ने उसे पलटवार करते हुए कहा। क्योंकि ली फेंग, तुम बहुत काइंड और ब्यूटीफुल लेडी हो, मेरी प्यारी नन्ही ली फेंग। सो प्लीज मेरी हेल्प करो। ईबो ने उन शब्दों के साथ उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया, जो सच में ली फेंग पर काम कर रहे थे। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर हवेली में कुछ नौकरी दिला दूं। ली फेंग ने कहा और चलना शुरू कर दिया। और ईबो ने पूंछ की तरह उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अगर उस डायन ने मुझे क्लास से बाहर नहीं निकाला होता तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता। सिर्फ मुझे लौटने का रास्ता मिलने दो, उस डायन को मैं नहीं छोड़ूंगा। ईबो ने अपने रूखे चेहरे के साथ मन में सोचा। एम्पीरियल पैलेस में गॉड की तरह दिखने वाला एक पर्सन रूम में एक स्क्रॉल पढ़ रहा था। तभी अचानक एक नौकर वहाँ आ जाता है। यूर मैजेस्टी, रानी माँ आपसे मिलना चाहती है, उस नौकर ने कहा। ठीक है, उसने स्क्रॉल बंद करते हुए कहा। ये गॉड की तरह दिखने वाला पर्सन बल्कि हमारा एम्पीरियर शाओ चान था। वो 25 साल का है और वो शाओ डायनेस्टी का एम्पीरियर है। रानी माँ उसके कमरे में आ गई। तभी जहन ने उससे उठकर बो किया। गुड आफ्टरनून माँ। माँ, अगर आप मुझे देखना चाहते थे तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, मैं आपसे मिलने आ जाता। जहन ने पोलाइटली कहा। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और मैं अपने एकलौते बेटे से मिलने के लिए नहीं चल सकती? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? रानी माँ ने मजाक के टोन में कहा। रानी माँ, जिसका नाम शिव मेई है, वो 46 साल की है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको परेशान नहीं करना चाहता था। जहन ने कहा। जहन, अगर तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहते तो तुम मुझे वो दे दो जो मैं तुमसे मांग रही हूँ। रानी माँ ने अपने भौये ऊपर उठाते हुए कहा। माँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जहन ने पूरी तरह से भोलापन दिखाया और इस बात से बेखबर था कि उसकी माँ किस बारे में बात कर रही है। जहन, तुम्हें ठीक तरह से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुम मुझे एक पोता क्यों नहीं देते? रानी माँ ने कहा और उसकी आवाज में सैडनेस था। माँ, मुझे कुछ टाइम दे दो। जहन ने बातचीत पर फोकस करते हुए अपना जवाब क्लियर दिया। जहन, आपको कितना समय और चाहिए? आपके हरम में पहले से ही 3 कॉन्सर्ट है और 85 कॉन्कुबाइन भी है। आप उन पर अटेंशन क्यों नहीं देते? तुम जानते हो, मैं सिर्फ 21 साल की थी तब तुम मेरे पेट में थे। रानी माँ ने कहा। लेकिन माँ,
जहन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन रानी माँ ने उसे बीच में ही काट दिया। जहन, 1 हफ्ते में आप प्राइम मिनिस्टर की बेटी के साथ शादी करने वाले हो और इस बार मुझे आपसे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। ये कहते हुए रानी माँ जहन को पीछे छोड़कर चली गई। यहाँ प्राइम मिनिस्टर की हवेली में 2 दिन हो गए हैं। ईबो प्राइम मिनिस्टर की बेटी हुआ फेन का प्राइवेट नौकर का जॉब कर रहा है। ये हुआ फेन है जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। वो 20 साल की है। ईबो पहले से ही सभी बटलर और पहरेदारों के बीच एक प्यारे लड़के के रूप में जाना जाता है। ईबो ने यहाँ अपनी शरारतों को कम कर दिया, क्योंकि यहाँ उसकी एक गलती पर उसका सिर कलम किया जा सकता है। ईबो ने यहाँ अच्छे रहने के लिए सभी के साथ पोलाइटली रहने की कोशिश की, लेकिन मैनर्स और ऑर्डरों को सुनना और उससे फॉलो करना, इस वजह से उसका दम घुट रहा था। ईबो, जाकर मेरे गहने का बॉक्स ले आओ, हुआ फेन ने ऑर्डर दिया। यस माय लेडी, मैं अभी उस बॉक्स को लेकर आता हूँ, ईबो ने कहा और वहाँ से दौड़ने लगा। अरे बेवकूफ, ये वाला बॉक्स नहीं, वो गोल्डन वाला बॉक्स लाओ। क्या तुम नहीं जानते, एम्पिरियर आज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं और मुझे सबसे अच्छा मेकअप और गहने पहनने चाहिए ताकि एम्पिरियर मुझसे अपनी आंखें हटा ना सके। अब तुम बेकार क्यों खड़े हो? जाओ, जल्दी से जाओ और उस बॉक्स को लेकर आओ, फुआ केन ने उससे कहा। यस माय लेडी, मैं जल्दी से उस बॉक्स को लेकर आऊंगा, ईबो ने कहा और ऑर्डर फॉलो करने के लिए वहाँ से चला गया। मुझे पता है कि एम्पिरियर इससे कभी भी हाँ नहीं कर सकता। एक अंधा भी इसकी ओर कभी नहीं देखेगा। ये इतनी बदसूरत दिखती है और मुझे एम्परर के लिए बहुत खेद हो रहा है। वो वाइफ के रूप में यहाँ एक नरक लेने आने वाला है, ईबो ने अपने मन में सोचा। 2 घंटे के बाद जैसे जैसे एम्पिरियर आने का टाइम नजदीक आ रहा था, वैसे हवेली में भागदौड़ मच गई। एम्पिरियर को यहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सब कोई तैयारी कर रहा था। हुआ फेन अभी भी अपने चेहरे पर मेकअप करने में बिजी है। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस चेहरे से एम्पिरियर अपनी नजर हटा ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई एक जोकर को देखने में बहुत एक्साइटेड होता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि एम्पिरियर को क्लोरोफोबिया ना हो, वरना वो मौत से डर जाएगा। काम करने की कोशिश करते हुए ईबो ने सोचा और उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। अचानक हवेली के गेट पर ढोल ताशे बजने लगे, जो एम्पिरियल एम्पर के आने का संकेत था। हर किसी ने एम्परर के आने का स्वागत करने के लिए अपनी अपनी जगह ले ली थी। ईबो हुआ फेन के साथ खड़ा था, इसीलिए वो गेट के पास नहीं जा सका। एम्पिरियर कैसा दिखता है ये देखने में ईबो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ईबो ने जो किताबों में राजे महाराजे देखे थे और उसने किताबों में हमेशा यही देखा था कि एम्पिरियर एक गोलमटोल, बदसूरत और बूढ़ा आदमी था। तो ईबो को ऐसा ही लगा कि एम्पिरियर कोई बूढ़ा आदमी होगा। तो ईबो ने ऐसा सोचा कि बूढ़े एम्पिरियर और हुआ फेन की जोड़ी मैच होगी। ईबो वही खड़े रहते हुए सोच रहा था। उसने अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तभी हुआ फेन उस पर चिल्लाने लगी, ईबो, तुम वहाँ बेकार में क्या कर रहे हो? जाओ और मेरे रेशमी बालों में डालने के लिए बगीचे से कुछ कमल के फूल ले आओ। हुआ फेन आईने में देखते हुए कहने लगी। यस माय लेडी, मैं अभी लेकर आता हूँ, ईबो ने कहा और वहाँ से चला गया। मैं सच में चाहता हूँ कि उन फूलों से सम्राट को एलर्जी हो, ईबो ने बगीचे की ओर जाते हुए मन में सोचा। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर एम्पिरियर जैन को उसके लिए तैयार किए गए रूम में ले गया। माय लॉर्ड, प्लीज आप मुझे कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, और आपका ये सेवक आपकी हर मांग पूरी करने के लिए यहाँ है। प्राइम मिनिस्टर ने जैन के सामने 90 डिग्री झुकते हुए कहा। प्राइम मिनिस्टर हुआ, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। मैं आपके बगीचे में थोड़ी देर सैर कर लूंगा, जैन ने कहा। ठीक है माय लॉर्ड, और ये सेवक आपके पीछे ही रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी उस कोन में झुके हुए कहा। प्राइम मिनिस्टर, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, जैन ने चलते हुए कहा। आपकी जैसी इच्छा माय लॉर्ड, प्राइम मिनिस्टर ने झुकते हुए कहा। जैन बगीचे में टहल रहा था और फ्रेश फूलों की फ्रेग्रेंस में एंजॉय कर रहा था। जैन ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फ्रेश एयर को अपने चेहरे को सहलाने दिया। इस वजह से उसकी थकान थोड़ी कम हो गई।
वो इस सभी को एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक कोई उस पर कूद पड़ा और उसकी गोद में चढ़ गया। इस वजह से जहन का बैलेंस बिगड़ गया और वो कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन तुरंत जहन ने अपने आप के बैलेंस पर कंट्रोल किया। गग प्लीज मुझे बचा लो, उस लड़के ने कहा। ए लड़के, पहले मुझसे नीचे उतरो, जहन ने अपने बैलेंस पर कंट्रोल करते हुए कहा। नहीं गग, मैं नहीं उतरूंगा वरना वो मुझे खा लेगा, उस लड़के ने कहा। तुम क्या बात कर रहे हो लड़के, तुम्हें कौन खाएगा भला, जहन ने एक्साइटेड होकर कहा। उस लड़के ने इशारा किया और जहन के गले में छिप गया। ठीक है लड़के, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कोई नहीं खाएगा, पहले मुझसे नीचे उतरो और मुझे देखने दो, जहन ने कहा। गग, क्या तुम मुझे बचाओगे, उस लड़के ने कहा और वो अभी भी जहन की गोद में बैठा हुआ है। बेशक लड़के, मैं तुम्हें बचाऊंगा और ये मेरा काम है, अब तुम मुझसे नीचे उतरो, जहन ने कहा। जिस पर लड़के ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल के साथ नीचे उतर गया। थैंक यू हैंडसम गग, ईबो ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि जहन उस मासूम स्माइल करते हुए लड़के के खूबसूरत चेहरे को देखकर हैरान रह गया। तो लड़के, तुम किससे डर रहे थे, जहन ने खुद को कंपोज करते हुए पूछा। हाँ गग, तुम मेरे साथ आओ, ईबो ने जहन का हाथ पकड़ लिया और उसे कमल के फूलों वाले बाग में खींच लिया। हैंडसम गग, मेरे सो कॉल्ड मास्टर ने मुझे उसके लिए ये फूल तोड़ने का ऑर्डर दिया था, ताकि वो अपने बालों में ये फूल लगाकर उस एम्परर को इम्प्रेस कर सके। लेकिन जैसे ही मैं फूल तोड़ने की कोशिश करने के लिए गया तो उन चीजों ने मुझ पर हमला कर दिया, ईबो ने उदास होकर कहा, जिससे जहन को उसकी क्यूटनेस पर प्यार आ गया। क्या बात है बेबी, जहन ने कहा। जहन खुद पर हैरान था क्योंकि उसने कभी भी किसी से इतनी धीमी आवाज में बात नहीं की थी। हैंडसम गग, वहाँ देखो, जहन ने ईबो द्वारा बताई गई डायरेक्शन की ओर देखा। अरे लड़के, क्या तुम एक बग से डर रहे हो, जहन के इस सवाल पर ईबो ने एक पाउट के साथ अपना सिर हिलाया, जिससे जहन हंसने लगा। हैंडसम गग, तुम सच में बहुत मतलबी हो, देखो तो तुम मुझ पर हंस रहे हो और इसमें इतना अजीब क्या है, ईबो ने जहन की ओर देखा, जिससे वो और भी प्यारा लग रहा था। वो 5 साल के बच्चे की तरह जैसे वो अपने माता पिता को घूरते हैं, वैसे ही ईबो जहन को घूर रहा था। लड़के, तुम सच में एक बच्चे हो, आओ यहाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, जहन ने कहा और ईबो के लिए फूल तोड़ने के लिए गया। अरे बच्चे, यहाँ आओ और ये फूल ले लो, जहन ने ईबो को फूल सौंपते हुए कहा। थैंक यू हैंडसम गग, ईबो ने खुश होकर कहा। तो तुम हुआ फैन के नौकर हो, जहन ने ईबो से पूछा। हाँ हैंडसम गग, लेकिन आप इस बात को कैसे जानते हैं, ईबो ने पूछा। तुम सच में बेवकूफ हो, तुमने अभी तो मुझसे कहा था, जहन ने कहा। हाँ गग, अब मुझे याद आ गया, ईबो ने कहा। ईबो को याद आया कि उसने पहले क्या कहा था। तो लड़के, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, जहन ने पूछा। ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम उस बूढ़े एम्पिरियर के हैंडसम बॉडीगार्ड हो। तुमने मुझसे पहले कहा था कि लोगों को बचाना तुम्हारा काम है। हैंडसम गग, ये ठीक है ना, ईबो ने मासूमियत से अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए कहा। लेकिन जहन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपने विचारों में खोया हुआ था। गग, क्या मैं राइट हूँ, ईबो ने फिर से कहा। फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने जहन को हिलाकर उसके विचारों से बाहर निकाला। हाँ हाँ लड़के, मैं उस ओल्ड एम्परर का बॉडीगार्ड हूँ, जहन ने झिझकते हुए कहा। ठीक है हैंडसम गग, अभी मुझे जाना चाहिए वरना वो मुझ पर फिर से चिल्लाएगी, ईबो ने चलते हुए कहा। अरे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है, जहन चिल्लाया। मेरा नाम वैंग ईबो है, ईबो ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। वैंग ईबो, जहन ने अपने मुंह से फिर से इस नाम को दोहराया और वो खुद से मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइज।